स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। लेकिन उसे क्या पता था कि फिश खाने के लिए उसका पहले से ही वहां कोई और भी इंतजार कर रहा है कि बेटा, पोखरी के उस तरफ कोई नहीं रहता है और पोखरी के आसपास कोई जाता भी नहीं है और रात को तो वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पोखरी के उधर कुछ है, एक ऐसा साया जिसे लोग। हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज आगम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया इंटरेस्टिंग सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। अलग अलग एंटिटीज अलग अलग तरीके से ट्रिगर हो जाती हैं। आप किसी नई जगह जाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आप एक ऐसे पॉइंट को छेड़ देते हैं जिससे वहां या वहां के आसपास रहने वाली एंटिटीज जो होती हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं। कई लोगों को नॉनवेज खाना बहुत पसंद होता है और जैसा कि आपने आज तक के कई एक्सपीरियंसेस के अंदर भी सुना है कि जो एंटिटीज होती हैं, जो घोस्ट बन जाते हैं, इनको भी नॉनवेज खाना बहुत पसंद होता है और जब इनकी पसंद का खाना बनता है तो उस खाने की तरफ बिल्कुल वैसे खींचे चले आते हैं जैसे मोटू पतलू में मोटू समोसों की खुशबू देखकर उड़ता हुआ चला आता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हमारे आज के इस एक्सपीरियंस में जो हमारे साथ शेयर किया है रवि ने। रवि, जिनकी उम्र करीबन 29 साल है, ये एक प्राइवेट फर्म में एनालिस्ट का काम किया करता था और इसका ट्रांसफर हुआ कोलकाता। कंपनी की तरफ से इसे एक कोलकाता की पुरानी रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर फ्लैट मिला। ये जो कॉलोनी थी, इस कॉलोनी में एक तरफ 4-4 मंजिल के फ्लैट्स बने हुए थे और दूसरी तरफ ओल्ड स्टाइल बंगाली हाउसेस थे। लंबे बरामदे, लकड़ी के दरवाजे और उनमें रहने वाले मोस्टली लोग जो थे वो रिटायर्ड लोग थे। कॉलोनी के बीच में से एक पतली सी गली जाती थी जो जाकर एंड होती थी एक पोखरी पर, यानी एक छोटे से तालाब पर। उस पोखरी के चारों तरफ उस किनारे पर बड़े बड़े पुराने पेड़ थे और लोग कहा करते थे कि पहले लोग इस पोखरी के अंदर स्नान भी किया करते थे। अब रवि का जो फ्लैट था वो 2nd फ्लोर पर था, एक छोटा लेकिन क्लीन फ्लैट। उसके फ्लैट में जो किचन था, उस किचन में एक बालकनी दी हुई थी और उस किचन की बालकनी से वो पोखरी का एक कोना दिखाई देता था। कोई बहुत अमेजिंग व्यू तो नहीं था, बट ठीक है, इतने बड़े शहर के अंदर अगर आपको फिर भी नेचुरल किसी वाटर बॉडी का व्यू मिल रहा है तो दिल को सुकून देने के लिए वो काफी है। जब वो बॉस से मिला पहले दिन तो बॉस ने कहा कि वो एरिया थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत पीसफुल है, तुम वहां पे आराम से एडजस्ट कर लोगे। रवि को भी अपने जिंदगी में थोड़ी शांति, ठहराव चाहिए था। बाकी के मेट्रो शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी उसने बहुत सही थी, इसलिए उसको भी थोड़ा सा जो स्लो पेस लाइफ मिल रही थी वो बहुत अच्छी लगने वाली थी। या मैं आपको एक और बात बता दूं कि रवि जो था वो एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन था और उसको नॉन वेज चीजें ट्राई करने का बहुत शौक था। और जब उसे पता लगा कि उसे कोलकाता शिफ्ट होना है, जी हाँ, जैसे आपके दिमाग में आया है, उसके दिमाग में आया कि यार फिशेस वहां बहुत वैरायटी की मिलती है, तो फिश तो मैं वहां पे लगातार रोजाना खाया ही करूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि फिश खाने के लिए उसका पहले से ही वहां कोई और भी इंतजार कर रहा है। जब वो शिफ्ट हुआ, पहले 3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था। उठो, नहाओ धो, ऑफिस जाओ, काम करो, फिर शाम को वापस आओ, हल्का फुल्का सा नॉर्मल सा डिनर खाओ और सो जाओ। 3 दिन सेटल होने में उसके इतने गुजर गए, उसको पता ही नहीं चला कि यार कैसे दिन गुजर जाता था। चौथे दिन वो थोड़ा रिलैक्स हुआ, ऑफिस में काम कर रहा था और तभी उसकी अंतरात्मा से आवाज आई कि यार आज तो फिश बनाई जाए। हो गए, अब तो सेटल हो गए हैं। तो वो गया, ऑफिस खत्म हुआ, मार्केट से उसने फिश खरीदी और आकर अपने फ्लैट पर बढ़िया उसने फिश बनाई और अकेला वो फिश खाकर सो गया। अब देखो, आपको तो समझ में आ ही गया है कि वो सो गया है तो उसके बाद कुछ ना कुछ होने वाला है ना। क्या होगा क्या नहीं वो बाद में बात करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज्यादा स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन 70% लोग वीडियो को देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। सिर्फ एक ठेंगा आपको मुझे देना है, आप मुझे ठेंगा देंगे, मैं आपको बढ़िया बढ़िया कहानियां दूंगा। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रात को करीबन 2 बजे के आसपास रवि की आंख खुलती है। उसे प्यास लगी थी। वो अपने रूम से उठता है और पानी पीने के लिए किचन में जाता है। जैसे पानी का ग्लास भर के आरओ से उसे बंद करता है कि तभी उसके कानों के अंदर एक आवाज आती है, किसी के रोने की आवाज। और आवाज ऐसे कोई बहुत दूर से आ रही हो।
या कोई बहुत जैसे कोई आपने डिवाइस चला रखा हो, बहुत लो वॉल्यूम पर उसकी आवाज आ रही थी। थोड़ा और ध्यान से सुना तो किसी औरत के रोने की आवाज थी, लेकिन डिस्टेंट आवाज थी कि बहुत दूर से आ रही है। उसे लगा हो सकता है कोई टीवी भी देख रहा हो, उसमें या तो टीवी चलाकर सो गया हो या मूवी का कोई ऐसा सीन चल रहा है, उसमें कोई औरत रो रही होगी। और आप पानी पीता है, ग्लास रखता है, वापस अपने रूम में जाता है और जाकर सो जाता है। अगले दिन वो फिर उठता है, ऑफिस जाता है, सेम रूटीन, घर पे आता है, खाना बनाता है, खाता है और सो जाता है। रात को 2 बजे फिर से उसकी आंख खुलती है। आंख खुलती तो इस बार उसे बाहर जाने की जरूरत भी नहीं थी। मतलब अपने रूम के अंदर ही उसे किसी औरत की सिसकियों की आवाज आ रही थी। ना कोई चीख, ना कोई ड्रामा, बस एक थकी हुई, दबी हुई सी आवाज, जैसे कोई बैठकर सिसकियां ले रहा हो। अब उसका जो रूम था वो दूसरे फ्लैट से, ऑब्वियसली देखिए आप जानते हैं कि जो फ्लैट्स होते हैं उनमें वॉल्स कनेक्टेड होती है। तो दीवार में कान ला के सुना तो आवाज तो अभी भी आ रही थी। तो उसे लगा यार हो सकता है पड़ोस वाले में कोई लेडी रहती हो, बातचीत की। ऑब्वियसली फ्लैट तो सारे थे ही वहां पर। किसी का मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा हो, घर की कोई प्रॉब्लम हो, मुझे क्या लेना देना है। उसने अपना तकिया लगाया कान पर और वापस से सो गया। ये रात भी गुजरी, अगली रात आई, फिर से वही। रात को 2 बजते ही उसे फिर से किसी के रोने की आवाज आई। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसने कोई ना कोई रीजन सोचकर इग्नोर किया। लेकिन अब जब हर रात से ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पर आवाज आने लगी तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। वो सोच लगा कि आखिर यार ये आवाज आ कहां से रही है। अब उसने अपने घर के हर कोने पे जाकर उस आवाज को सुनने की कोशिश की। तो आवाज उसको मोस्टली ठीक ठाक कहाँ सुनाई देती थी, किचन में। वो किचन में जाता तो उसे लगता कि किचन के आसपास के एरिया से कोई आवाज आ रही है। वो बालकनी में गया, उसने चारों तरफ देखा, आसपास के फ्लैट में कोई नहीं था, सब सोए हुए थे। उसने उस पोखरी की तरफ देखा, वहां पर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसको आवाज आ रही, दबी दबी आवाज किसी के रोने की। तो समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। थोड़ी देर के बाद आवाज आना भी बंद हो गई। भी अपना आकर वापस कमरे में सो गया। उसे लगा कि पता नहीं क्या चक्कर है यार, देखते हैं कल किसी से पूछेंगे। तो वो सुबह उठता है तो उसकी ना इस कॉलोनी में भी पिछले 4-5 दिन जिसने गुजारे थे, उसके अंदर एक अंकल थे जो सुबह जब वो ऑफिस जाता था तो वॉक किया करते थे। तो उस टाइम पर उससे उसकी हाय हेलो मॉर्निंग विश हो जाया करती थी। वो थे घोष अंकल। तो वो जा रहा था ऑफिस, रोज की तरह से घोष अंकल मिले। उसने उनको मॉर्निंग विश किया और उसके बाद उसने उनसे बोला, अंकल मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या पूछना है। उसने ना अंकल से बोला कि अंकल ये जो पोखरी है, इस पोखरी के उस तरफ भी कोई रहता है या ऐसा कुछ है, मतलब कि कुछ कोई काम वाम चल रहा हो, कुछ लोग वहां रहते हो। तो अंकल उसके जैसे उसने पोखरी का नाम लेके पूछा, अंकल के चेहरे के तेवर बदल गए, थोड़ा उनका चेहरा सीरियस हो गया और वो बोले कि बेटा पोखरी के उस तरफ कोई नहीं रहता है और पोखरी के आसपास कोई जाता भी नहीं है, और रात को तो वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पोखरी के उधर कुछ है, एक ऐसा साया जिसे लोग बेतनी कहते हैं। घोष अंकल की बात सुनकर पहले तो रवि को हंसी आ गई, लेकिन उस टाइम उसने अपना चेहरा सीरियस रखा, कहीं अंकल बुरा ना मान जाए। उसके बाद वहां से वो गया और मन ही मन सोच रहा था कि यार आज के मॉडर्न जमाने में भी ये लोग ऐसी बातें मानते हैं। खैर कोई नहीं, एज हो चुकी है, बचपन से उन्होंने कहानियां सुनी है और शायद बच्चों को डराने के लिए बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने यही कहानी बना दी है। तो रवि नॉन बिलीवर था, उसको लगता था सब बकवास है, फालतू की स्टोरीज और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। और वो वापस से अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस जाकर डिसाइड करता है कि अगर आज रात को भी मुझे आवाज आई तो मैं एक्चुअली देखूंगा कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। कोई ना कोई इसका लॉजिकल रीजन होगा, या तो कोई जानवर है या किसी चीज की आवाज है। ये पेतनी बेतनी का कॉन्सेप्ट तो समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर उसी रात 2 बजे के आसपास वापस से उसकी आंख खुलती है, उसे वही आवाज आती है रोने की। लेकिन आज रोने के साथ साथ एक आवाज ऐसे आती है जैसे कोई चीखने की कोशिश कर रहा हो। एक औरत की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो और उसके बाद भी वो चीखने की कोशिश कर रही हो। रवि आज पहले से ही तैयार था। वो उठता है और अपने फ्लैट के चारों तरफ एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वो बेड से उठा और अपनी विंडो के पास गया। स्लाइडिंग डोर वाली विंडो थी, उसने स्लाइड किया, देखा पूरी कॉलोनी डेड साइलेंट। रात को थोड़े बहुत वो झिंगुर विंगुर जो बोलते हैं वो, कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज और उसी के साथ मिक्स्ड औरत के रोने की आवाज। चारों तरफ देख रहा था, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसा कोई सोर्स नहीं दिख रहा था जहां से वो आवाज आ रही हो। फिर थोड़ी देर के बाद वो आवाज आना बंद हो गई। उसने देखा
कंफर्म किया कि आवाज़ बंद हो गई है, उसने विंडो का डोर वापस से स्लाइड किया और जैसे ही घूमने लगा, उसकी नज़र विंडो के डोर पे बने हुए एक निशान पर पड़ी। एक छोटा-सा निशान, एक इंसान की उँगली का निशान। जब आप ग्लास पे उँगली लगाते हो, तो वहाँ पर जो आपके फिंगरप्रिंट बन जाते हैं, वैसा निशान। ये निशान बाहर से अंदर की तरफ बना हुआ था, लेकिन कोई इंसान बाहर से उस विंडो को टच नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक फ्लैट दीवार पर थी, कोई बालकनी या कोई ऐसा स्लैब नहीं था उस विंडो के नीचे। उसे लगा ये बड़ा अजीब सा निशान है। उसने निशान को साफ कर दिया कपड़े से लाके और फिर वापस अपनी विंडो लगाई और जैसे विंडो लगा के वो घूमने लगा, उसकी आंखों के सामने सामने वो निशान वापस उभर आया और इस बार उस निशान के नीचे एक पानी की बूंद भी थी। अब रवि देखकर शॉक्ड हो जाता है और सीधा वहां से भागता है, पलंग पर लेटता है और सबसे प्रोटेक्टिव हथियार यानी अपना कंबल सिर से लेकर पैर तक उस चद्दर को ओढ़ लेता है और खुद को ये समझता रहता है कि वो बस एक वहम है, वो एक सपना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपने आप को समझाते समझाते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि दिन भर की ऑफिस की थकान भी थी और दूसरा उसने दोबारा निकलकर हिम्मत आंख उठाकर ये देखने की हिम्मत नहीं की कि वो निशान वहां पर कैसे आया। सुबह वो उठता है, उठते ही पहले उसके दिमाग में वापस से वही निशान वाली चीज आती है और फिर वो उठकर जाता है, विंडो पर देखता है तो कोई निशान नहीं था। फिर उसे लगता है कि शायद उसके दिमाग में कुछ ज्यादा ही चीजें चल रही है। घोष अंकल ने बताया उसके बाद से उसका दिमाग चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है और ये मात्र उसका वहम है। अगर किसी और रीजन से वो निशान बना होता तो वो ग्लास विंडो पे जरूर होता। अपने आप को इस तरह समझाकर वो ऑफिस चला जाता है। ऑफिस का आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक था और वर्कलोड भी बहुत ज्यादा था, तो दिन भर उसके दिमाग में कुछ आया ही नहीं। शाम को करीबन 9:30 बजे के आसपास वो ऑफिस से आया और वो अपनी कॉलोनी में एंटर कर रहा था, अपनी माँ से फोन पे बात कर रहा था, तभी उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वो उस पोखरी के आसपास जाके चेक करके आए, क्योंकि इतने दिनों से उसको ये तो आइडिया लग गया था कि आवाज जो है वो उधर ही किसी साइड से, उसी उधर ही साइड के किसी घर से आती है जो उसका फ्लैट है उसके आसपास की तरफ। तो बस वो ऐसे ही क्यूरियोसिटी वाइज उस पोखरी की तरफ जाता है। वो वहां जाता है, अच्छे से वहां पे खड़ा होता है, देखता है तो कुछ नहीं, पोखरी का पानी बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत सब कुछ था। चारों तरफ उसने हर पेड़ पर, हर चीज पर नजर गड़ा के देखा कि उसे कुछ दिख जाए, हर बालकनी पर, लेकिन कोई नहीं। ऐसा लग रहा था उस पोखरी के आसपास के सभी जो फ्लैट्स थे उनके लोग शायद सो चुके होंगे। मन ही मन बोलता है क्या घोष अंकल भी कहानियां बनाते रहते हैं, और इतना बोलकर वो अपने घर जाने के लिए मुड़ता है। अब जैसे ही वो मुड़ता है उसके पास से एक बहुत ठंडी हवा का झोंका निकलता है जो उसकी बॉडी के अंदर एक सिहरन पैदा कर देता है। एकदम चौंक जाता है और देखता है कि इतनी एकदम से इतनी ठंडी हवा कैसे आई, और वो अगला कदम बढ़ाता है कि तभी उसके कानों में वही रोने की आवाज आती है और इस बार वो आवाज बहुत ज्यादा क्लियर थी। अब आवाज सुन के उसे एकदम डर तो लगता है, लेकिन फिर भी वो पीछे घूमकर देखता है और वापस से पोखरी के आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। चारों तरफ देखता है और घूमते घूमते उसकी नजर एक पेड़ पर जाकर टिकती है। उसे उस पेड़ के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। पूरा शरीर का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था और ये साफ साफ लग रहा था कि कोई इंसान वहां खड़ा हुआ है। रवि को आज मौका मिल गया था। उसे लग रहा था कि यही वो इंसान है जो यहां खड़े होकर रोज रोता है और आज मुझे दिखाई दिया है। उसके दिमाग से बाकी सब चीजें गायब हो चुकी थी क्योंकि रोने की आवाज से वो बहुत परेशान हो गया था और उसका वो कारण जानना चाहता था, वरना उसकी नींदें हराम हो रही थी। वो कदम बढ़ाता है और कदम बढ़ा के उस पेड़ की तरफ धीरे धीरे चलने लगता है। जैसे से वो आगे बढ़ता जा रहा था वो सिसकियों की आवाज उसे और क्लियर होती जा रही थी और आज वो समझ में आ गया था कि यही वो औरत है जो यहाँ पर रोती है। वो चल चलते उसके करीब पहुंच रहा था और पहुंचते पहुंचते उसको देखते भी जा रहा था। उसकी पीठ रवि की तरफ थी। वो आगे बढ़ के उसका चेहरा देखना चाहता था कि तभी उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ी। वो जो भी कोई वहां खड़ा या खड़ी थी उसके पैर नहीं थे, मतलब वो हवा के अंदर झूल रही थी। ये देखते रवि के हाथ पैर मुंह चेहरा सब फूल जाता और वो उल्टा घूमकर ऐसे दौड़ लगाता है कि बिना रुके जितने तेज वो भाग सकता था उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़ के देख ले कोई आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, वो कौन है कौन नहीं है। सीधा भागता और सीधा भागकर अपने बिल्डिंग के गेट पर पहुंचता है और वहां पहुंचकर वो थोड़ी देर के लिए रुकता है। वो देखता है कि बिल्डिंग के गेट पे गार्ड वार्ड भी कोई नहीं है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो थोड़ी देर के लिए वहां पर बिल्कुल पसीने पसीने हो चुका था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अभी उसने थोड़ी बहुत सांस ली थी कि तभी वो आवाज फिर से उसके कानों में आती है। वो आवाज आते ही उसकी
बिल्कुल पूरी बॉडी ऐसे हो जाती है, बुरी तरह से वो सोचता है कि ये तो मेरे पीछे आ गई है। वो फिर से उठता है, ना इधर देखता ना उधर देखता, और आंख बंद करके भगवान का नाम लेता है और सीधा अपने फ्लैट की तरफ दौड़ लगा देता है। रवि को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि जहां जिस चीज को वो अभी तक कहा नहीं समझ रहा था, उसे अपनी आंखों से देख कर आया था, और पहली बार उसका सामना ऐसी किसी चीज से हो रहा था। उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना है। वो तो गया सीधा अपने फ्लैट में, और जो काम सब करते हैं वही काम उसने किया। फोन लिया, स्पीकर लिया, उस पर हनुमान चालीसा चलाई और चद्दर ओढ़कर लेट गया बिस्तर पे। नींद वींद तो उसे आ नहीं रही थी, डर लगा था, उसमें रिपीट के ऊपर से हनुमान चालीसा लगा देती कि जो होगा देखा जाएगा, अब तो कुछ और सहारा है ही नहीं बचने का। सुबह पता नहीं कब सुबह हुई, जब उसे चिड़ियाओं की आवाज आई, तब जाकर उसे लगा कि भाई अब थोड़ी देर सो लेता हूँ। उसके बाद वो सोता है और करीबन सुबह 11:30 बजे उसकी आंख खुलती है। लेकिन बेचारे रवि को क्या पता था कि जिस डर का सामना उसने रात में किया, वो उसे दिन में भी झेलना पड़ सकता है। जब वो उठा तो उसके गले में जलन सी हो रही थी, जैसे जब आपको वो क्या बोल टॉन्सिल्स हो जाते हैं कुछ उस तरह के, और गले में कफ म्यूकस जमा हुआ था। तो म्यूकस को जाता है बाथरूम में, वॉश बेसिन में थूकता है, और जैसे वो देखता है तो उसके अंदर खून था। खून भरा म्यूकस उसकी आंखों के सामने पड़ा था। वो देखकर वो थोड़ी उसको देखता रहा, फिर उसने सोचा कि शायद थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन उसके अंदर एक घबराहट भी थी कि कहीं ये कल रात की वजह से तो नहीं हुआ है। उसका नल ऑन करके वॉश बेसिन में देखता है तो देखते थोड़ा घबरा सा भी जाता है। आज उसकी आंखों के नीचे थोड़े डार्क सर्कल्स थे, नॉर्मल से अलग। उसे लगा शायद कल रात को या 2-3 रातों से ठीक से सो नहीं पाया हूं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसे लगा कि आज लेट तो हो गया और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर पे ही रेस्ट करने के लिए रुक गया। लेकिन आज घर का माहौल बाकी दिनों से ज्यादा हैवी और अजीब हो रहा था। वो उठकर रूम के किसी भी कॉर्नर में या किचन में कुछ करने जाता तो उसे लगता कि कोई खड़ा होकर उसे देख रहा है। उसे लगा कि कल रात की वजह से वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है। काम करता हूँ, कोई वेब सीरीज देख लेता हूँ जिससे थोड़ा सा दिमाग चेंज होगा। वो जाता है, बैठता है और टीवी का रिमोट ऐसे उठाता है ऑन करने के लिए टीवी को, कि तभी उसकी नजर टीवी की स्क्रीन पर पड़ती है और उसे अपने पीछे एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। पीछे घूमकर देखता है तो वहां कोई नहीं था। फिर से स्क्रीन में देखता है तो वहां पर भी कोई नहीं था। उसे लगा भाई बहुत ज्यादा हो रहा है। वो टीवी ऑन करता है और एक बढ़िया सी अपने इंटरेस्ट वाली वेब सीरीज लगाता है। और वो सीरीज देखते देखते उसे जब प्यास लगी तो वो उठकर किचन में पानी पीने गया। उसने ग्लास भरा और पानी पी रहा था। तो आप तो पानी जब आप पीते हो तो उसके बॉटम से आपको ट्रांसपेरेंट होता है, सब कुछ दिखता है। तो उसे ग्लास पानी पी रहा था कि उसे ग्लास के पैंदे से एक रिफ्लेक्शन जाता हुआ दिखा, जैसे कोई व्हाइट साड़ी पहन के उसके हॉल में से गुजरा हो। वो देखते उसने फटाफट से ग्लास रखा, भाग कर देखा, हॉल पूरा खाली था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चल के आ रहा है यार, पता नहीं दिमाग इतना कितना हेलुसिनेट कर सकता है। उसका जो लॉजिकल माइंड था वो कुछ और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। खैर उसे लगा चल रहा है, ठीक है, दिमाग खराब हो रखा है, थोड़ी देर सोऊंगा तो आराम आएगा। तो उसने वेब सीरीज देखी, दवाई ले ली अपनी और उसके बाद वो सो गया। लेकिन इसके बाद से उसके लिए कुछ चीजें डेली रूटीन बन गई। हर सुबह गले से म्यूकस के साथ खून निकलना, दूसरा उसको भूख भूख लगना कम हो गई थी, तीसरा उसका चेहरा बहुत ज्यादा उदासी भरा हो गया था। तो कोई थका हारा इंसान होता है, धीरे धीरे उसका चेहरा ऐसा होने लगा था। यहां तक कि ऑफिस के लोगों ने से उससे पूछना शुरू कर देते कि भाई इतने थके थके क्यों हो, कुछ लेते क्यों नहीं हो। तो रवि मुस्कुराया और बोलता क्या बताऊं यार इनको, उसकी लाइफ में जो चल रहा था वो किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था। क्या वो ये बोलता कि उसे रात को उसकी विंडो के ऊपर उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं, या जब वो घर में होता है तो उसे लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। उसकी बातों पर विश्वास कौन करेगा। सबको ये बोलता है कुछ नहीं यार, ऐसे ही थोड़ा वर्कलोड की वजह से और एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है ना, मैं कहीं और रहता था, नए शहर में हूं तो शायद पानी वगैरह सूट नहीं कर रहा है, धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाएगा। और ऐसे करते करते उसने कई दिन गुजार दिए। लेकिन हाँ, इन दिनों में उसे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो उसे मजबूर कर दिया, उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसके साथ कुछ गलत चल रहा है। बस वही नॉर्मल चीजें हुआ करती थी। लेकिन एक रात की बात है, वो सोया हुआ था, दवाई उसने ली हुई थी और उसको एक सपना आता है। सपने में उसको बेसिकली स्लीप पैरालिसिस फील हो रहा था। उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जैसे उसके छाती के ऊपर कोई बैठा हुआ है, उसके फेफड़ों के अंदर कोई घुस गया जो रोक रहा है उसको सांस लेने। उसका दम भर रहा था, सांस फूल रही थी और उससे कमर के नीचे का हिस्सा काम ही नहीं कर रहा था, पैरालिसिस आ जाता है वैसा।
जैसे तैसे करके उसने आंखें खोली और जैसे उसने आंखें खोली, ऊपर घूमते हुए पंखे के साथ साथ उसको एक साया नजर आया जिसकी सिर्फ आंखें चमक रही थी। उसको देखते हुए चिल्ला के उठा, और उठा तो उसे देखा उसकी पूरी शर्ट पसीने से भरी हुई है। वो थोड़ी देर उसको नॉर्मल होने में लगा कि उसने क्या देखा, ये सपना था या रियलिटी थी। उसने अपने रूम को ढंग से चेक किया, वहां पर कोई भी कुछ भी नहीं था। लेकिन वो होता है ना, आपको पता होता है कि आप अंदर तक घबरा गए हो। वो बुरी तरह से घबरा गया था और उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे कि सब मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे तैसे उसने वो रात काटी, सुबह उठा और उठते उसने सबसे पहला काम किया, रोते हुए अपनी माँ को फोन किया और उनको सारी बात बता दी। माँ ने उसकी आवाज में डर को पहचान लिया और उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की, सिर्फ यही कहा कि एक काम कर, तू घर आ जा। माँ की बात सुनकर उसे भी लगा कि शायद ये सब और ऑफिस का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं भी घर ही चलता हूँ। उस टाइम ने ऑफिस में छुट्टी की बात की अपने बॉस से, उसकी हालत देखकर वैसे लग रहा था, उन्होंने भी मना नहीं किया और रवि अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद माँ ने उसे अपने गले लगाया, उसे देखा, बेटा क्या हाल कर लिया तूने अपना, देख तेरा चेहरा कितना सा हो गया है, अभी तू यहीं रह, छोड़ काम वाम, होता होगा देखता रहेगा। तो वहीं रुका। उस दिन उसको माँ ने अच्छे से खाना वाना खिलाया, परिवार का माहौल मिला, सभी लोग मिले। उस रात उसे नींद भी बहुत अच्छे से आई। बहुत दिनों बाद वो शांति से करीबन 10-12 घंटे के आसपास सोया। लेकिन उस बेचारे को ये पता नहीं था कि शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। उसका एक दिन अच्छे से गुजरा, दूसरे दिन उसको ये लगा कि यार सब वहां की नेगेटिविटी थी और कुछ भी नहीं था। आज रात जब वो वापस से सोया तो उसे फिर से वही सेंसेशन आया जो उसे अपने उस वाले फ्लैट में आया था। वो रात को सोया हुआ था कि तभी उसे अपनी कमर के ऊपर एक बहुत ठंडा सा स्पर्श फील होता है। वो उठकर देखता है तो देखते उसकी नजर अपने कमरे के दरवाजे पर पड़ती है, जहां पर एक सफेद धुएं जैसा साया खड़ा हुआ था, बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ। और फिर कुछ ही सेकंड्स में उसकी आंखों के सामने सामने एकदम से गायब हो गया। तो लाइट जलाई और देखा तो उसे लगा कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। जो उस दिन उसके साथ हुआ था उसकी वजह से उसका दिमाग ये चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। खैर थोड़ी देर घबराते घबराते वो वापस से सो गया। सुबह वो उठा, अपना ब्रश वश करने गया तो उसकी माँ उसका बिस्तर समेटने आई। तो उसकी माँ ने बिस्तर के कोने पर एक छोटा सा खून का धब्बा देखा। ने घबरा कर रवि से पूछा ये क्या है। तो उसने बताया कि माँ मुझे बलगम में खून आता है। तो उसने बोला बेटा तुझे पहले बताना चाहिए था ना। तो वो क्या बताया कि कब से सब शुरू हुआ है। उसकी माँ और उसके पिताजी उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। उन्होंने बोला कि हो सकता है इसके थ्रोट में इन्फेक्शन या टॉन्सिल्स वगैरह हो गए हों छोटे छोटे, उनकी वजह से कभी कभी ब्लड आ जाता है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि रवि ने खुद ही बोल दिया कि डॉक्टर साहब मुझे ना बहुत अजीब सा फील होता है, फीवरिश सा लगता है और डर लगता है अलग तरह का। तो डॉक्टर बोलते हैं ऐसा देखो साइकोलॉजिकल हो सकता है, आप एक साइकेट्रिस्ट से डिस्कस कर लो, बाकी फिजिकली आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इनके साथ इनके चाचा भी थे जो थोड़ा रिलीजियस आदमी थे, पूजा पाठ किया करते थे। डॉक्टर के ऐसे निकलने के बाद वो बोलते हैं कि डॉक्टर की तरफ से सब कुछ नॉर्मल है, बट इसके साथ जो हो रहा है ना वो मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। देखो उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ता जा रहा है, जैसे खून इसके अंदर से कोई खींच रहा हो। मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल है, हमें इसको किसी को दिखाना चाहिए। फिर घर वाले भी अग्री करते हैं इस बात पे। तो रवि के चाचा और उसके पिताजी उन्हें इनके एक जानकार पंडित जी के पास लेकर जाते हैं। रवि वहां पहुंचता है, वो पंडित जी उसे अपने सामने बिठाते हैं और 5 मिनट तक बिना कुछ बोले बस उसकी आंखों में घूरते रहते हैं। शुरू शुरू तो रवि को भी थोड़ा अनईजी लगा कि क्या बात है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार बस वो उसकी आंखों में घूरते रहे। और 5 मिनट के बाद वो बोले तुम्हारे आसपास कुछ है जो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता है। पहली बार रवि ने किसी और के मुंह से ये बात सुनी थी जो उसे खुद को फील हो रही थी, और यहां से उसे एक आशा की किरण दिखाई दी कि इस इंसान को कैसे पता। उसके बाद पंडित जी ने रवि की आंखों में और थोड़ा गहराई से देखा और बोले तुम किसी पुरानी चीज के पास गए थे, कोई पुराना घर, कोई तालाब, कोई ऐसी जगह। ये बात सुनकर रवि शॉक्ड हो, उसने बोला कि हाँ, मैं जहां रहता था उसके पीछे एक पोखरी थी और मैं एक दिन रात को वहां पर गया था। फिर वो पंडित जी ने आंख बंद की, कुछ मंत्र बोले, बुदबुदाए मन में, और फिर उसके बाद आंख खोलकर फिर से रवि की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वो तुमसे चिपक गई है, तुमने उसे देखा या नहीं देखा, लेकिन उसने तुम्हें चुन लिया है। और ये कोई आम आत्मा नहीं, ये एक
पेतनी है। उनकी बात सुनकर रवि बोलता है पेतनी? पेतनी क्या मतलब, कोई भूत? तो पंडित जी बोलते हैं भूत नहीं, पेतनी का मतलब है एक औरत जो मर गई है, जो विधवा थी। पुराने जमाने में एक विधवा को समाज पे कलंक माना जाता था और अपने पति की मौत का कारण भी उसे ही माना जाता था। और कई जगहों पर इन विधवाओं को या तो मार दिया जाता था या इनको समाज के बाकी सुखों से वंचित रखा जाता था। और जब कभी ऐसा होता था तो इनमें से जो विधवा अपनी किसी इच्छा के साथ मर जाती थी उसे पेतनी का नाम दिया जाता था। ये पेतनियां ऐसी पुरानी जगहों और जनरली वहां जहां पर पानी होता है भटकती रहती है। ये सब सुनकर रवि की आंखों के सामने घोष अंकल घूमने लगे, जिन्होंने उससे कहा था कि वहां एक पेतनी रहती है। और जहां उसको वो एक मजाक समझ रहा था, आज जब सब कुछ उसके साथ हुआ और उसने पंडित जी की बातों को सुना तो मतलब ही वॉज लाइक शिट, ये सब कैसे हो सकता है? मतलब मैं तो ये सोच रहा ये सिर्फ कहानियां हैं। फिर उसके बाद उन पंडित जी ने एक रक्षा सूत्र लिया, उसके हाथ पर बांधा और उससे बोले तेरे गले से अब भी खून आ रहा है ना? रवि वॉज लाइक कौन है भाई ये? मेरे बिना बताए इसको सब कुछ कैसे पता है? और मैं आपको बता दूं, ना उसके चाचा ने ना उसके फादर ने इनको ये बात बताई थी। इसके बाद पंडित जी ने फिर से अपनी आंखें बंद की 2-5 मिनट के लिए और फिर वापस आंख खुली और बोले वो तुझ में अंतर्वास कर रही है। रवि बोलता है अंतर्वास? अंतर्वास मतलब? अंतर्वास मतलब वो तेरे शरीर में आ चुकी है और वो तेरी ऊर्जा को खींच रही है। तेरा शरीर वो धीरे धीरे कमजोर कर रही है ताकि उस पर कब्जा कर सके। और जब कोई आत्मा किसी इंसान के शरीर में घुसने का रास्ता बना लेती है तो उसे ही हम लोग अंतर्वास कहते हैं। उसके बाद पंडित जी ने इनके पिताजी से कहा कि एक छोटी सी पूजा करनी होगी जो आप ही के घर में होगी, तो आप ये सामान ले आइए, आज ही इसका निपटारा कर देते हैं। ये लोग घर पहुंचते हैं, घर में थोड़ा सा हवन की स्थापना की जाती है, रवि को वहाँ बिठाया जाता है, हवन के अंदर धूप बाकी सब सामग्री जलाई जाती है और पूजा शुरू होती है। पूजा के दौरान रवि बार बार बेचैन हो रहा था, कई बार उसका शरीर ऐसे कांपने लगता था और एक पल ऐसा भी आया कि बिल्कुल वो आंख बंद करके ऐसे खड़ा हो गया और खींच रहा अपने शरीर को, जैसे पीछे से कोई उसका गला दबा रहा हो, उसे वहां से ले जाने की उठाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जो पंडित जी थे उनके मंत्र इतने शक्तिशाली और तेज थे कि रवि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। आखिर में पंडित जी ने एक कपड़ा रवि के सिर पर रखा और उसके कान में जाकर बोले अभी के लिए मैंने उसका रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है, तुझे उस जगह से दूर रहना होगा। अगर तू दोबारा वहां गया तो फिर से तेरे ऊपर आ जाएगी और तुझसे बंध जाएगी और इसके बाद मैं भी तुझे बचा नहीं पाऊंगा। ये बोलकर उन्होंने उसके कान में एक रुई का फाहा ठूंस दिया और वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ गए। इसके बाद उनकी पूजा वगैरह संपन्न हुई, उन्होंने गंगा जल उसके ऊपर छिड़का, बाकी सारे रिचुअल्स किए। ये सब करने के बाद उन्होंने वो फाहा भी निकाल लिया, उसको भी जला दिया और दोबारा से उसके परिवार के सामने रवि से वापस से बोले कि जब तुम उस रात उस पोखरी पर गए थे उस दिन वो तुमसे बंध गई थी, अभी तो मैंने उसको हटा दिया है, तुम्हारे आसपास नहीं है, लेकिन ध्यान रखना गलती से भी दोबारा तुम उस जगह उस पोखरी उस कॉलोनी में मत चले जाना। इसे सख्त वार्निंग समझना, ये तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकती है। और ये कहने के बाद उन्होंने उसे एक छोटा सा ताबीज बना कर दिया जो उसने अपने गले में डाल लिया और पंडित जी ने कहा आराम से मस्त रहो, बस उस जगह से दूर रहना। उस रात दोबारा कई दिनों बाद रवि ने चैन की सांस ली और उसके बाद दोबारा कभी उसके साथ ना वो सेंसेशंस हुए, ना वो कुछ दिखाई दिया, ना वो कोई आवाज आई। लेकिन हाँ, अब रवि को कोलकाता के नाम से डर लगता है। वहां जाए बिना ही उसने अपने ऑफिस में अपने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाली, सबको समझाया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपने पेरेंट्स से बात कराई। फिर उसकी बात पर किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन सब लोगों ने उसकी तबीयत खराब होते हुए देखा था तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि पानी वानी की चेंजेस की वजह से, साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से वो सब कहानी बना रहा हो। फाइनली उसका ट्रांसफर कर दिया गया और इस तरह से रवि का कोलकाता का ये जो ट्रांसफर हुआ था वहां उसको मिली एक पेतनी जिसने उसको एक अलग तरीके से परेशान किया, उसके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की और धीरे धीरे वो उसके शरीर को ही एज अ फूड खा रही थी और उसके शरीर पर वो कब्जा करना चाहती थी। उसका मकसद क्या था क्या नहीं किसी को पता नहीं, लेकिन जो भी लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं वो पेतनी के बारे में जरूर जानते हैं, क्योंकि पेतनी वहां की फोकलोर की वन ऑफ द फेमस घोस्ट है। और वहां ऐसा कहा जाता है कि कई बार जब लोग फ्रेश फिश लेकर मार्केट से आ रहे होते हैं
तो उनके पीछे पेतनी पड़ सकती है किसी सुनसान इलाके से। पेतनी जो कि एक विधवा की आत्मा होती है, और पुराने जमाने में इन विधवाओं को मछली खाने से रोक दिया जाता था, जितना मैंने रिसर्च में सुना है। अगर आप बंगाल से हैं और आप जानते हैं तो ये चीज़ सही है या गलत है ये भी बताएं, और इससे जुड़ी और जो वहाँ पे मतलब कहानियां हैं, पॉइंट्स हैं, वो भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।